हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 2014 से आज 2023 के हम लोग अक्टूबर के आखिरी महीने के तीसरे अंतिम दिन यानी 29 अक्टूबर की रात में ये चर्चा कर रहे हैं। मैं रात के 12 बजे वीडियो बना रहा हूं, बस 30 अक्टूबर का समय लगने ही वाला है। यानी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे और फिर 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। यानी 9.5 साल में मोदी सरकार ने किसे क्या दिया। मैं पहले एक बात यह स्पष्ट कर दूं कि यहां किसे क्या दिया से तात्पर्य किसे अन्य की तुलना में क्या दिया से है, क्योंकि किसे क्या दिया तो सरकारें बहुत सी योजनाएं लाती हैं, बहुत सी काम करती हैं जिनसे बहुतों को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन किसे क्या दिया में अगर हमको तुलनात्मक चर्चा करनी है तो मैं उन्हीं विषयों को रखूंगा कि तुलनात्मक रूप से दलितों को अन्य समाज की तुलना में क्या दिया। यहां दलित से तात्पर्य SC ST से है। तो अन्य समाज की तुलना में दलितों को क्या दिया, OBC को क्या दिया, सवर्णों को क्या दिया, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से क्या किया, क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया। इसके अलावा 2 और लोगों की बात मैं करूंगा। एक तो अल्पसंख्यकों को क्या दिया और किसानों को क्या दिया। तो विगत 9.5 साल का लेखा जोखा मैं प्रस्तुत करूंगा और क्या दिया, कानून बनाकर क्या दिया, मैं उसी पर चर्चा करूंगा। सरकारी आदेशों से जो हुआ है वो अलग है, कानून बनाकर क्या दिया। तो चलिए लौटते हैं अपने मूल विषय पर और आप देख रहे हैं द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल। आइए एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि SC ST समाज को क्या दिया अन्य की तुलना में। 2 बार SC ST एक्ट में संशोधन किया। पहली बार जो 2015 में संशोधन लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ और राष्ट्रपति ने 2016 में साइन किया, उसमें क्या किया गया। पहले 15 गतिविधियां SC ST समाज के लोगों के प्रति अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा यानी गैर SC ST व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले 15 विशेष प्रकार के आचरणों को निषिद्ध किया गया था, अपराध घोषित किया गया था। इन्होंने उसकी संख्या बढ़ाकर 29 कर दी। ये मैंने अपनी किताब में देखिए लिखा है, ठीक है, कि पहले 15 प्रकार के आचरणों एवं क्रियाकलापों को दंडनीय बनाया गया था। नियम संख्या 1 2016 द्वारा इस उपधारा को प्रतिस्थापित करके विभिन्न 29 प्रकार के आचरणों एवं क्रियाकलापों को अपराध घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो एक उस समय तो इसलिए संशोधन किया गया। लेकिन अब हम यही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट की बात करेंगे दोनों संशोधनों के संबंध में। 2016 के प्रथम दिन ही यानी पहला अधिनियम है ये 2016 का, यानी जनवरी के आसपास इस पर सिग्नेचर हो जाता है, 2016 का अधिनियम पारित हो जाता है। लेकिन उसी 2016 के आखिरी में दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट है जिसको सुप्रीम कोर्ट निपटाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस जजमेंट की चर्चा मीडिया ने एकदम नहीं की, बिल्कुल नहीं की, क्योंकि ये SC ST के पक्ष में निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का SC ST समाज के पक्ष में था। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने अपनी किताब में चर्चा की है। SC ST एक्ट पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय है और वो निर्णय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, उस समय शिवराज सिंह जी की सरकार थी, खास करके उस सरकार को विशेष आदेश दिया था। क्या दिया था, कौन सा निर्णय है, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स, केस का नाम बोल रहा हूं, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ एवं अन्य। 2016 के दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का इस पर डायरेक्शन आता है।
इस मामले में दलित नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स, एक एनजीओ है जो दलितों के लिए काम करता है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली थी, PIL बल्कि डाली थी, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में डेटा प्रस्तुत किया गया था कि पूरे भारतवर्ष में ही SC/ST एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर सरकार और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, रखी हुई है, पुलिस रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है अदालतों में, जिससे कि मामला आगे बढ़े, लोगों को दंडित किया जाए। कुछ नहीं कर रही है, अरेस्ट भी नहीं कर रही है बहुत सारे मामलों में, और ये मामलों की संख्या लाखों में थी। आप उस जजमेंट को पढ़ लीजिएगा, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2016, सुप्रीम कोर्ट आप लिखिएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसमें स्पेशली दिल्ली केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को डायरेक्शन इशू हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार को हुआ था कि आप अपने यहां जो मामले पेंडिंग है उस पर काम करिए। अब उस डायरेक्शन का कितना पालन हुआ नहीं हुआ, ये इस पर मेरी चर्चा आज की नहीं है। मेरी चर्चा क्या कि मोदी सरकार ने क्या काम किया, आप लोग आगे जजमेंट देख लीजिएगा। आगे जजमेंट के बाद क्या हुआ उसको रेफरेंस में कहीं ना कहीं अगर हुआ होगा तो मिलेगा। यही सुप्रीम कोर्ट आगे 2018 में फिर एक जजमेंट देता है। वो जजमेंट SC/ST के खिलाफ है, थोड़ा सा खिलाफ है। वो क्या है जजमेंट? केस का नाम है काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 सुप्रीम कोर्ट। इसका भी जिक्र मेरी इस किताब में है। ये बड़ी छोटी सी किताब मैंने लिखी है SC/ST एक्ट पर, ठीक है, जिसको मैंने समर्पित किया है। थोड़ा दिखा दें कि ये किताब मैंने किसको समर्पित की है। हाँ, ध्यान रखिएगा, इन सबको क्या मिला मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस नाते जो जिस वर्ग के बारे में जानना चाहे रुका रहेगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये मेरे ही पब्लिकेशन से किताब छपी है, LLM क्रिमिनोलॉजी नेट, ठीक। और इस किताब को मैंने समर्पित किसको किया है, पढ़ लीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के माध्यम से इस वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध शेष समाज द्वारा किए जाने वाले जिन अत्याचारों को रोकने का उपाय किया गया है, उनका घटित होना भारतीय समाज की चेतना पर एक बदनुमा दाग है, जिसे हटाना संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। ये मैंने अपना एक विचार दिया है, समर्पित मैंने किया है यहाँ इस पेज पर। यह पुस्तक उन सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि है जिनके महाप्रयासों ने भारतीय समाज को जाति आधारित अत्याचारों के प्रति संवेदनशील होने और इन अत्याचारों को रोकने का सदप्रयास करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें मुंशी प्रेमचंद भी आते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु आते हैं, ठीक है, राजा राम मोहन राय आते हैं। आप कहिएगा कि सर आपने ज्योतिबा फुले और पेरियार और अंबेडकर जी का तो नाम नहीं लिया। अरे इन महापुरुषों का नाम छूट सकता है क्या? मैं उनका नाम ले रहा हूं जिनका शायद छूट जाए, ठीक है। और इनमें हर कोई वो व्यक्ति है, चाहे किसी भी जाति या समाज से हो, जो इनके दर्द के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। हम सब एक दूसरे के लिए अगर संवेदनशील हो जाएं तो भारत बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत महान हो जाएगा। दूसरा संशोधन तब हुआ जब काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखाए जाने पर उस मुकदमा पर आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई हो, इसके लिए बहुत सारी शर्तें लगा दी। जिस निर्णय की आलोचना में मैं एक वीडियो बनाया हूं 2018 में ही, वो मेरे पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। 2018 तक स्क्रॉल करिएगा, मिल जाएगा। SC/ST अमेंडमेंट एक्ट करके वीडियो है, आपको मिल जाएगी वहां। हाँ, जैसे कुछ लोग लिखते हैं ना कांग्रेस से फंडिंग हो गई है इस नाते वीडियो बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं और कांग्रेस की आलोचना जो मैं किया हूं ना, वो मोदी जी भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस नाते ऐसे आरोप मत लगाया करिए। देश को जरूरत होगी जहां वहां हम साथ देंगे। हाँ, तो उस निर्णय के खिलाफ, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस निर्णय में इस पूरे अधिनियम को ही कमजोर कर दिया था, ऐसी शर्त लगा करके। अरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि झूठे आरोप में भी कोई आदमी जेल जा रहा तो उसको कम करिए,
आप जांच ही नहीं करवाएंगे, सही आरोप हो या झूठा। और आप ही 2016 में डायरेक्शन इशू किए हुए हैं दिसंबर महीने में कि जो केस लिखे गए उस पर एक्शन ही नहीं हुआ है और उनकी संख्या लाखों में है, और अब आप कह रहे हैं दुरुपयोग हो रहा है। ये दोनों बातें कह रहे हैं। और दुरुपयोग का आरोप दो ही कानून पर लगता है जो शोषितों वंचितों के लिए बना है, एक SC/ST एक्ट का, दूसरा महिला कानून का। जबकि दुरुपयोग सभी कानूनों का होता है, सभी कानूनों का होता है, लेकिन इन दो पर विशेष तौर से आरोप लगता है कि इनका दुरुपयोग हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका दुरुपयोग नहीं होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आरोप केवल इन्हीं दो पर क्यों लगता है। और भी तो कानून है, सबके दुरुपयोग होते हैं। दरअसल ये हमारी सोच में है कि ये कैसे हमारे खिलाफ एक्शन ले रहा है, तो दुरुपयोग का आरोप लगाओ। और कानून कुछ इतने गड़बड़ बनाए भी गए हैं टेक्निकली, इस बात को आप सब कम समझ पाएंगे। जो ज्यूरिस्प्रूडेंस जानने वाले लोग हैं वो समझेंगे कि कानून का दुरुपयोग ज़्यादा होगा, उपयोग जो करना चाहेगा नहीं कर पाएगा। बलात्कार का कानून भी श्रेणी में आता है, इस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो जब काशीनाथ महाजन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कमजोर किया तो मोदी सरकार ने फौरन SC/ST एक्ट में संशोधन कर दिया और उसमें बहुत कठोर प्रावधान करते हुए लिख दिया कि इस अधिनियम के तहत जिस पर आरोप लगेगा उसके लिए अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा, CRPC की धारा 438 लागू नहीं होगी, और इस अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लिखे जाने पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले विशेष जांच होगी इंस्पेक्टर रैंक के द्वारा, तब मुकदमा आगे चलेगा, ऐसी किसी जांच की आवश्यकता नहीं होगी, इन्होंने ये भी कह दिया। और ऐसे व्यक्ति को प्रोबेशन आदि पर नहीं छोड़ा जाएगा, यानी इन्होंने कठोर कर दिया उसको। मोदी सरकार ने SC/ST के लिए जो अन्य समाज की तुलना में सापेक्ष में कुछ किया वो ये है, 2 बार संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला निर्णय था नेशनल कैंपेन ऑन ह्यूमन दलित ह्यूमन राइट्स, उसके जजमेंट पर कितना एक्शन हुआ मुझे नहीं पता है और न वो मेरा विषय है। अब हम आते हैं कि OBC समाज के लिए अन्य समाज की तुलना में क्या किया गया। तो OBC समाज के लिए OBC कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर OBC, पिछड़ा जाति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग बनाया गया। और बनाया क्या गया तो पहले से था, लेकिन संविधान में नहीं था। जैसे आपको बता दें महिला आयोग है, लेकिन संविधान में नहीं है, वो सामान्य कानून में है। अल्पसंख्यक आयोग आप सुनते होंगे, वो सामान्य कानून में है, वो संविधान में नहीं है। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग था, लेकिन वो सामान्य कानून में था, संविधान में नहीं था। तो मोदी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके, ठीक है, हमारी इस किताब में मैंने इसका जिक्र किया है, संविधान में संशोधन करके इसको 102वें संविधान संशोधन द्वारा 2017 में संविधान में स्थान दे दिया। यानी कि 102वां संविधान संशोधन, ये देखिए मैं अपनी किताब में लिखा है, इस संशोधन द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने तो संविधान में अनुच्छेद 338 ख जोड़ा गया। ठीक है, 2017 में संशोधन हुआ था, शायद यूपी चुनाव के पहले। अब आप कहेंगे तो इससे OBC को क्या मिल गया? अब भाई क्या मिला है? आपका आयोग संविधान में आ गया, ये तो मिला ही है। और मोदी जी ने कहा भी था अपनी चुनावी सभा में कि 1953 से जो मांग चल रही थी उसको मैंने पूरा कर दिया। अब आपको बता दें 1953 से मांग क्यों चल रही थी। एक्चुअली जब संविधान बना तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक जगह रखा गया था, बाद में अब उनको दोनों को 2 अलग अलग अनुच्छेदों में बना दिया गया है। उसी समय बात उठी कि एक पिछड़ा वर्ग आयोग भी रखा जाए। एक्चुअली एक बात जानिए, SC/ST के बारे में चर्चा अंग्रेजों के समय से हुई थी, जो पूना पैक्ट हुआ था, तो वो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी। तो संविधान बनने के बाद कहा गया कि नहीं भाई, OBC का भी एक कौम बनाया जाए, अन्य पिछड़े जो रह गए इनके लिए भी कुछ सुधारात्मक उपाय हो। तो 1953 में ये मांग उठी थी। बाद में काका कालेलकर आयोग बनाया गया था इस पर अध्ययन करने के लिए। फिर बाद में मंडल आयोग बनाया गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट 1990 में लागू हो गई, रिजर्वेशन मिल चुका है। तो अब पिछड़ा वर्ग आयोग की अलग से कितनी जरूरत थी संविधान में, एक अलग बात है। लेकिन OBC समाज के लिए, OBC समाज के नाम पर जो काम हुआ वो ये हुआ कि इससे संबंधित राष्ट्रीय आयोग को संविधान में जगह दे दी गई। ठीक है, 2017 में। अब आते हैं सवर्णों के लिए क्या होगा। सवर्ण का मतलब केवल हिंदू सवर्ण नहीं,
बल्कि सभी कम्युनिटी में जो नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी है यानी जनरल, मैंने यहां सवर्ण लिखा है। सवर्णों के लिए 130वां संविधान संशोधन 2019 103rd अमेंडमेंट एक्ट, ये 2019 में होता है। इसके जरिए सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर सदस्यों के लिए शिक्षण संस्थानों और राज्य के अधीन नौकरियों में आरक्षण दिया गया। इसके लिए अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़े गए। 15(6) 16(6) ये दो क्लॉज जोड़े गए। इन दोनों के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया गया। इससे जो सबसे बड़ा लाभ हुआ वो ये कि अब कोई ऐसा वर्ग समाज में है ही नहीं जो ये कह दे कि तुम तो आरक्षण के दम पे हो, अब सब आरक्षण वाले हो गए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जब इनकी मेरिट आई ईडब्ल्यूएस सवर्णों की, तो ये ओबीसी से तो बहुत नीचे थी ही, एससी एसटी से भी नीचे थी शुरू में। एसटी से तो नहीं, लेकिन एससी के नीचे थी शुरू में जब आई। आज बड़े ऊपर जाने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जनरल में बहुत सारे लोग उसमें फॉर्म डाल दे रहे हैं, बल्कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट जनरल से ऊपर चली जा रही है। ठीक है, तो यह भी स्पष्ट हो गया कि जनरल में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनका नंबर बहुत से एससी और बहुत से ओबीसी से कम भी होता है। हाँ ठीक है, ऊपर की मेरिट में कुछ लोग हैं जो छट जाते हैं और ओबीसी और एससी को ले लिया जाता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इनसे नीचे भी हैं। यानी ये कहना कि कोई पैदाइशी बुद्धिमान होता है और जो शिक्षा बाद में लेता है, कोई डीएनए में ऐसी बुद्धि है कि उससे तेज होता है, इस बात को खारिज कर दिया इसके रिजल्ट ने, वो सबके सामने आ गया। ठीक, लेकिन हाँ, सवर्णों को शिक्षण संस्थानों में और नौकरियों में 10% आरक्षण गरीबी के नाम पर मिला है। यह पहली बार आर्थिक आधार पर किया गया आरक्षण है और इस गरीब में इनके गरीब नहीं आएंगे। ठीक है, एक बात और कह दें कि सवर्ण पहले से भी लगभग 45% के आसपास चयनित होते रहे हैं, तो उसी में से 10% रिजर्व अब हो गया। अब 10% तो रहेगा ही। ठीक है, और इस पर आपको किसी को आपत्ति इस रूप में नहीं होनी चाहिए कि ये 45% क्यों हो रहे हैं। धीरे धीरे आरक्षण के जरिए और आरक्षण से आगे भी ओबीसी के लोग कम से कम जनरल में क्वालिफाई करने लगे हैं। टीना डाबी ने आपके जनरल में क्वालिफाई किया था। तो धीरे धीरे जैसे ही एजुकेशन का लेवल बढ़ा, निचले समाज के लोग भी शिक्षा में ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, शेष कहीं कोई अलग बात है तो मैं उस पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मुस्लिम महिला के लिए क्या दिया मोदी सरकार ने? तो मोदी सरकार ने यह कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया। ट्रिपल तलाक एक कुप्रथा थी जो विवाहित मुस्लिम महिलाओं के ऊपर एक कभी भी गिरने वाली तलवार की तरह लटकती रहती थी। ठीक है, यह सच है कि ट्रिपल तलाक जैसा अपरिमित अधिकार होने के बावजूद भी मुस्लिम पुरुषों ने उतने तलाक नहीं दिए जितने तलाक के मामले अदालतों में हिंदू दंपतियों के लंबित हैं। अनुपातिक बात कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर वो धमकी देते रहे होंगे और महिला इस बात से डरती रहेगी कि कभी भी ये तलाक 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 बोल देगा तो विवाह खत्म हो जाएगा। खासकर सुन्नी मुसलमानों में तो वो अगर गुस्से में भी बोलेगा तब भी और कैसे भी बोलेगा, सपने में बोलेगा तब भी, ऐसी मान्यता चल रही थी और वो कानूनी मान्यता हो गई थी शरीयत कानून के अनुसार। लेकिन ट्रिपल तलाक को नरेंद्र मोदी सरकार ने बैन नहीं किया। इसको सायरा बानो बेगम के केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और शून्य ठहराया। यानी कि यह कहना पूरा सही नहीं है कि सरकार ने वहां कोई ऐसा उस समाज के लिए किया, नहीं, उसी समाज की महिलाओं ने अपने समाज की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को न्याय मानते हुए उस समाज के सुधार की दिशा में एक कदम उठाया। तो मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने उस पर एक कानून पारित किया, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा था कि इस पर एक कानून बना दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने घोषित कर दिया कि ट्रिपल तलाक के जरिए जो तत्काल ट्रिपल तलाक से तलाकुल बिद्दत जो है, ठीक है, तलाकुल बिद्दत को बैन करने के लिए कानून बना दिया जाए और अब से अगर कोई कानून बने न बने कोई बोलेगा तो वो असंवैधानिक और शून्य होगा। यानी अब कोई ट्रिपल तलाक पुरुष बोलता है तो उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। किससे? सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से।
सायरा बानो बेगम के केस से 2017, ठीक है। उसी के आधार पर कानून बनाया गया। लेकिन कानून में मोदी साहब की सरकार ने क्या किया था, जो पार्लियामेंट में कानून बना, जब अधिनियम बन रहा था मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2017, तो उसमें एक बड़ी भयानक बात लिख दी गई बिल में। उसका बहुत विरोध हुआ और बहुत ज़्यादा विरोध होने के बाद ही सरकार ने उसको वापस लिया था। उसमें लिख दिए थे कि तलाक 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 अगर कोई पति बोलता है तो ये संज्ञेय अपराध होगा। तो तलाक 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 बोलने को अपराध बना दिया, आज भी अपराध है वो। और शुरू में तो उसको कॉग्निजेबल बना दिए थे। कॉग्निजेबल इस हद तक का था कि कोई पड़ोसी भी जाके कह दे कि फला अपनी बीवी को आज तलाक 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 बोल रहा था, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस था। कॉग्निजेबल का मतलब फुल कॉग्निजेबल था। कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध उसको कहते हैं जिसकी सूचना कहीं से भी मिली तो पुलिस एक्शन ले लेगी। बाद में इसका उस समय बहुत विरोध हुआ सदन में। सदन में जब बहुत भारी विरोध हुआ तब सरकार ने उस बिल में थोड़ा संशोधन करके उसको ये कर दिया कि उस पत्नी द्वारा अगर मामला लिखवाया जाएगा तो पति के खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। अभी भी इसको खराब क्यों माना जा रहा है कि एक तरफ तो समाज कह रहा है कि महिला के पक्ष में जो कानून बन रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है, कह रहा है ना समाज, जरा देखिएगा। एक तरफ समाज ये कह रहा है। अभी जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो के तहत केस लगा था तो तमाम महंतों ने, फर्जी महंतों ने दावा कर दिया ये पॉक्सो एक्ट को बदल दिया जाए तो इसका दुरुपयोग हो रहा है, जबकि पाया क्या गया। दूसरी तरफ आप मुस्लिम महिलाओं को एक पति के ऐसी क्रिया के खिलाफ आप कार्रवाई करने का अधिकार दे रहे हैं जिस क्रिया का कोई महत्व ही नहीं है। वो तलाक 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 बोलेंगे, बोलते रहे दिन भर बोले, कोई उसका महत्व नहीं है क्योंकि उससे विवाह का फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन वो बोले अगर इसकी शिकायत पत्नी कर देगी तो पति जेल में जाएगा। और बड़ी ताज्जुब की बात तो यह कि ये पहला ऐसा कानून बन गया भारत में जहां शिकायतकर्ता के कहने पर सुनने के बाद जमानत होगी, जहां शिकायतकर्ता के इसको सुन करके तब जमानत उसकी मंजूर होगी। तो अगर पत्नी चाहेगी कि जेल में ही रहे तो वो वही सुनाएगी जिससे उसको जमानत ना मिले। तो एक तरफ तो देश कह रहा है कि महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है और वो सारे लोग इस मामले पर चुप हैं। समझिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधिशास्त्र, कि उस महिला के कहने पर ही उस पर केस हो जाएगा। और महिला जब कहेगी जो बात जिस तरह की कहेगी तभी उसको जमानत भी मिल पाएगी। भारत का पहला कानून है ये, और कहीं कोई ऐसा कानून नहीं है जहां शिकायतकर्ता को सुने बिना जमानत न देने की बात की गई हो। ये पहला ऐसा कानून है। तो चलिए, अब मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला, अधिकार मिला कि हथियार मिला, बाद में आप सोचते रहिएगा। अब आते हैं महिलाओं को क्या मिला, समग्र महिलाओं को। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। बहुत गोपनीय था, पता नहीं था क्या होने वाला है। और उस विशेष सत्र में एक अधिनियम पारित हुआ। उससे महिलाओं को क्या मिला है जरा देखिएगा। उस अधिनियम में विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई। SC ST की महिलाओं की, उनके लिए पहले से जो सीटें उस समाज के लिए रिजर्व हैं उसमें से 1/3 और शेष बची सीटों में से 1/3 शेष समाज की महिलाओं को। तमाम विरोधों के बावजूद भी पूरे विपक्ष ने साथ दिया, 1-2 लोगों को छोड़कर। ये संविधान संशोधन है, ये 106वां संविधान संशोधन है, ठीक है। ये 102 था, 103, 106वां है, ठीक है। 106th अमेंडमेंट एक्ट है, 128th बिल था, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से। लेकिन ये कानून बन तो गया, कहने को लागू भी हो गया। चुनाव में मोदी जी कह भी रहे हैं कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन मिला क्या है इसको मैं आपको बता दूं। शर्त लगी हुई है कि जब जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होंगे, जनगणना होगी, अभी 2021 की हो नहीं रही है, 23 में हम लोग चल रहे हैं, तो जब जातीय जनगणना होगी उसके आंकड़े जारी होंगे और लोकसभा की सीटों का परिसीमन होगा, उसके बाद ये आरक्षण लागू होगा। और जरा आप देख लीजिएगा कि इसके पहले परिसीमन कब हुआ है, कितने कितने दिन बाद होता है, ठीक है। कि
आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार परिसीमन हुआ है, जरा इसको गूगल पे चेक कर लीजिएगा। सब बात हम क्यों बता दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये आज पारित है नहीं है, कुछ नहीं है, तमाशा है कि हकीकत है। अब आप सोचिए कि मिलेगा तब जब ये दो काम सरकारें करेंगी। तो इतने अधिनियम पारित करने की क्या जल्दबाजी थी भाई, ठीक है, क्या जल्दबाजी थी। कश्मीर से धारा 370 हट गई और कश्मीर को छोड़ के जो इधर का भारत है, खासकर उत्तर भारत के तमाम लोग तो दुल्हनियां ला रहे थे, प्लॉट खरीद रहे थे। जरा पता करिएगा कि वहां की विधानसभा ने जो वो कानून बनाए थे जिसमें उधर से इधर दुल्हनियां आप नहीं ला पा रहे थे, आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं था। विवाह करने का अधिकार पहले भी सबको सब जगह था, अब भी है, लेकिन वो जो शर्त थी कि वहां की बेटी फिर हिस्सा खो देगी, जरा पता करिएगा कि क्या वो कानून भी बदल दिया गया। जरा ये पता लगाइएगा कि आप कश्मीर में प्लॉट खरीद पाएंगे, क्योंकि 370 नहीं रोके हुए थे इन चीजों को। ये आपको समझा दिया गया कि 370 रोके हुए। 370 से विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार था, उसके हट जाने से अब संसद को अधिकार है। तो क्या संसद ने ऐसे कानून बनाए हैं? सवाल कर लीजिएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सब कुछ नहीं चल पाएगा। हाँ, एक बात और जानिएगा कि 370 आप हटाने चले थे, हम 370 हटाने चले थे, न कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करने, न कि वहां की विधानसभा समाप्त करने, न कि वहां के लोगों की राज्यसभा में सीट खत्म करने चले थे। आज वहां विधानसभा नहीं है, और जहां विधानसभा नहीं होती है वहां का राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अगर अभी भी राज्यसभा में सांसद कश्मीर से होंगे तो क्योंकि कार्यकाल 6 साल होता है, तो जो उस समय थे अब उनका कार्यकाल जितना बचा होगा उतने दिन रहेंगे। तो 370 ही नहीं हटा, बल्कि राज्य को डिग्रेड कर दिया गया। पहले ऐसे था, कश्मीर यहां था, अब ऐसे है, कश्मीर यहां है। बराबरी अब भी नहीं है, अब उसको नीचे कर दिया गया। और शेष जो आप दुल्हनियां लेने जा रहे थे और प्लॉट खरीदने जा रहे थे, जो लोग जा रहे थे, सोशल मीडिया पर मैंने डांट लगाई थी उस समय, जरा पता लगा लीजिए कि वो कानून बदले गए कि नहीं बदले गए, क्योंकि जो कानून जैसे थे वैसे ही रहेंगे जब तक बदले नहीं जाएंगे। विषय पर लौट लेते हैं। तो ये जरा देख लीजिएगा कि इसमें किसको क्या मिला। इनको इनके खिलाफ प्रताड़ना को और कठोर बनाया गया, दंडनीय बनाया गया। इनके कमीशन को रख दिया गया कहां? संविधान में। इनको 10% का आरक्षण मिला। इनके लिए ट्रिपल तलाक को अपराध बना दिया गया। पत्नी चाहे तो पति को जेल भिजवा दे और आराम से घर में रहे, ठीक, अब कमा के कोई देने वाला अगर होगा तब तो खैर। और इनको क्या मिला कि इनके लिए वो आरक्षण का विधेयक पास हो गया है और कानून में लागू भी कर दिया गया है, लेकिन जिसके लागू होने की 2 ऐसी शर्तें हैं जो कब पूरी होगी देखा जाएगा। ये 5 लोगों की मैंने चर्चा की। 2 और लोगों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक अल्पसंख्यकों मुसलमानों को खासकर क्या मिला, इस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। शाहीन बाग के धरने को, सीएए और एनआरसी पास हो रहा था, न जाने कैसे कैसे प्रयोग होते रहते हैं। ठीक, पूरा देश का एक समाज सड़कों पर था। वो ये कह के नहीं पारित हो रहा था कि केवल मुसलमान या केवल हिंदू के लिए है, लेकिन जिस तरह से वो पारित हो रहा था उसमें इसी वर्ग के खिलाफ वो मामला जाने वाला था, ये स्पष्ट था। और तब अपने गृह मंत्री साहब क्या बोल रहे थे कि भाई अगर आपका कागज देखा जाएगा और अगर आप नहीं नागरिक पाए जाएंगे तो आपको एक विशेष शेल्टर में भेज दिया जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो आप एसडीएम के पास जाइए, केस कर लीजिए, वहां के फैसले से दुखी है डीएम के पास अपील कर लीजिए, यही ना। और जब सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर बेटियों ने आरोप लगा दिया तो लोग क्या कह रहे थे, कानून का दुरुपयोग है, ऐसे कानून हटा देने चाहिए। तब कोई नहीं कहा कि साहब अरे क्या हुआ, आप कोर्ट में जाइए, बरी हो जाइए, वो कोर्ट सजा सुना दे तो हाई कोर्ट में चले जाइए, वो वाली सजा सुना दे तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। दरअसल ये बहुत बड़ा एक तमाशा है कि किसी के खिलाफ पहले उटपटांग कानून बना दो और फिर कहो आपके साथ पीड़ा होगी तो वहां जाइए। उसका यही काम है क्या? एक केस हो जाने पर आदमी तबाह हो जाता है।
जिसका कागज एक बार खारिज कर देंगे आप, वो डीएम एसडीएम क्या चक्कर लगाता रहेगा। और ताज्जुब की बात यह है कि जब असम का मामला निकल के आया तो तमाम लोग जो 1971 की लड़ाई में लड़े हैं, जो सेना में बड़े अधिकारी थे, उनका भी डेटा नहीं मिला, कह दिया गया कि ये भी बाहर है। तो खैर, अब हम फिर विषय पर लौटते हैं। तो सीएए एनआरसी लागू नहीं हो पाया, यानी उस समाज को जो देना चाह रहे थे वो लेने से मना कर दिए। वो धरना और ना दे करके उसके बड़े फायदे समझाए गए थे, लेकिन उस समाज ने मना कर दिया। एक और समाज को कुछ देना चाह रही थी मोदी सरकार, वो तो 6 महीने धरना दे करके लेने से मना कर दिए। 6 महीने, 1 साल तक संघर्ष किया, 700-800 लोग मर गए, लेकिन लिया नहीं, कहा नहीं हमको ये नहीं चाहिए। वो है भारत के किसान। 3 किसान कानून के जरिए कोरोना काल में मोदी सरकार किसानों को तोहफा देना चाह रही थी। वो कौन से तोहफे थे जिसको किसान स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा था, आतंकवादी बताया जा रहा था, और लखीमपुर में तो उन पे गाड़ी ही चला दी गई। तो किसानों ने वो लेने से मना किया, और मना करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। बाद में मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम आपको दे नहीं पाए, हम तो देना ही चाहते थे, लेकिन फिर भी मोदी जी ने एक चीज़ दिया है, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में जाती है, ठीक है। और शेष भारत के बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, 80-85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता है, ठीक। तो विशेष अलग अलग क्या मिला मैंने भी बता दिया, और ऐसे क्या मिला ये भी बता दिया। बहुत सारे लोगों को घर मिला है, तो भोजन भी मिल गया, 5 किलो राशन, और शौचालय यानी पखाना भी मिल गया। तो खाइए और जाइए। गैस का सिलेंडर मिला है, भरवा लीजिएगा, 1100-1200 में ही तो मिलता है, भरवा लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। 2000 रुपये किसान निधि अगर आप पा रहे हैं, नहीं 2000 महीने की तो है नहीं, ठीक है, तो आप उसका प्रयोग करिएगा सिलेंडर भरवाने में, ठीक। क्योंकि जो पहले हम लोग, हमारे दादा या पहले के लोग जो लकड़ी से जो ईंधन जलाते थे, अब उससे आँख खराब हो जाती है। सदियों तक नहीं खराब हुई थी, यही कह के सबके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया गया, और फिर सिलेंडर के गैस के दाम बढ़ा दिए गए। तो जिन लोगों ने अपना प्राचीन साधन समाप्त कर दिया होगा, वो एक कमाना सीख लिए होंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको समझा दिया कि क्या क्या अलग अलग वर्गों को मिला। शेष सरकार ने बहुत सारे काम किए होंगे, बहुतों को बहुत कुछ मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पुश कर लीजिए, जिससे कि हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।